नमस्कार। वर्ल्ड मैपिंग की इस बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो सत्र है वो अफ्रीका महाद्वीप के पार्ट 1 पर केंद्रित है। देखिए, इस सेशन का उद्देश्य सिर्फ देशों और राजधानियों को रटना नहीं है। हमारा उद्देश्य है अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित देशों, उनकी राजधानियों और सबसे जरूरी उनकी जो क्रिटिकल यानी सामरिक सीमाएं हैं उनको विस्तार से समझना। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खासकर सिविल सर्विसेज के दृष्टिकोण से अगर देखें तो मैपिंग एक फाउंडेशनल पिलर की तरह है। ये वो नींव है जिस पर आपकी तैयारी की इमारत खड़ी होती है। इसलिए बिल्कुल शांत चित्त से पूरे ध्यान के साथ इस विश्लेषण को समझिए, क्योंकि यहां से जो प्रश्न बनेंगे वो आपकी रैंक तय कर सकते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज के हमारे अध्ययन का स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सबसे पहले सेक्शन 1 में हम अफ्रीका का एक महाद्वीपीय अवलोकन करेंगे, मतलब कि वर्ल्ड मैप पर इसकी पोजीशन को समझेंगे। फिर सेक्शन 2 में हम उन स्ट्रेटेजिक वाटरवेज और बाउंड्रीज पर फोकस करेंगे जो जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही अहम हिस्सा हैं। सेक्शन 3 में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग निमोनिक की मदद से मैटले राष्ट्रों का एक एक करके दौरा करेंगे। सेक्शन 4 में हम सूडान और साउथ सूडान की कहानी को समझेंगे और उनके बीच का जो महत्वपूर्ण अंतर है उसे जानेंगे। और बिल्कुल अंत में सेक्शन 5 में एक्टिव रिकॉल और रिवीजन के जरिए जो भी हमने सीखा है उसे अपने दिमाग में पक्का करेंगे। ये एक लॉजिकल फ्लो है जो आपको समझने में और याद रखने में दोनों में मदद करेगा। चलिए तो पहले सेक्शन के साथ शुरुआत करते हैं, अफ्रीका अ कॉन्टिनेंटल ओवरव्यू। इसका मतलब है कि हम अफ्रीका की ग्लोबल पोजीशन को समझ रहे हैं। देखिए, किसी भी महाद्वीप को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो दुनिया के नक्शे पर कहाँ स्थित है। ये एक तरह से आधारशिला है। जब तक हम ये बड़ी तस्वीर यानी मैक्रो पिक्चर नहीं समझेंगे, तब तक छोटी छोटी डिटेल्स को सही कॉन्टेक्स्ट में रखना बहुत मुश्किल होगा। अब अपना पूरा ध्यान इस स्लाइड पर केंद्रित कीजिए। ये एक स्लाइड पूरे अफ्रीका की वैश्विक स्थिति को बहुत ही साफ तरीके से समझाती है। चलिए दाईं ओर से शुरू करते हैं। अगर हम अफ्रीका के उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में देखें तो हमें एशिया महाद्वीप दिखाई देता है। अब इन दोनों महाद्वीपों के बीच में ये जो पानी का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है लाल सागर यानी रेड सी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक विभाजक है। ये सिर्फ पानी की एक बॉडी नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक और स्ट्रेटेजिक सीमा है जो अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। अच्छा, अब स्लाइड में जरा ऊपर की तरफ देखिए। अफ्रीका के ठीक उत्तर में यानी नॉर्थ में यूरोप महाद्वीप स्थित है और अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी। ये सागर तो प्राचीन काल से ही सभ्यताओं का केंद्र रहा है और आज भी दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि अफ्रीका दो प्रमुख महाद्वीपों यूरोप और एशिया के बिल्कुल चौराहे पर एक जंक्शन पर स्थित है और यही लोकेशन इसे जियो स्ट्रेटेजिकली यानी भूसामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। अब स्लाइड में नीचे बाईं ओर एक छोटा सा नोट है, द 4 A's ऑफ द साउथ। ये दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फीयर के प्रमुख भूभागों को याद रखने की एक छोटी सी टेक्निक है। ये 4 A कौन से हैं? पहला एशिया, जिसका कुछ हिस्सा दक्षिण में है, दूसरा अफ्रीका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा अंटार्कटिका। ये एक सिंपल तरीका है ग्लोबल ज्योग्राफी को अपने दिमाग में बैठाने का। पर इस स्लाइड का जो मुख्य टेकअवे है वो ये है कि अफ्रीका रणनीतिक रूप से यूरोप और एशिया के बीच में फंसा हुआ है, जो इसे जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड और कल्चर हर लिहाज से महत्वपूर्ण बनाता है। चलिए अब हम अपने दूसरे और अत्यंत महत्वपूर्ण सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटेजिक वाटरवेज एंड बाउंड्रीज। इन्हें हम उत्तरी अफ्रीका के गेटवेज एंड वॉल्स यानी प्रवेश द्वार और दीवारें भी कह सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि भूगोल सिर्फ पहाड़ और नदियों का अध्ययन नहीं है। असल में ये शक्ति, व्यापार और रणनीति का अध्ययन है। जियोपॉलिटिक्स और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े हुए जो सवाल आते हैं, उन्हें हल करने के लिए इन वाटरवेज की समझ अनिवार्य है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। यह स्लाइड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ हम जिब्राल्टर जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को देख रहे हैं। तो सबसे पहले ये शब्द स्ट्रेट या जलडमरू मध्य को समझते हैं। ये होता क्या है? ये पानी का एक संकरा प्राकृतिक रास्ता है जो दो बड़े पानी के निकायों को यानी वाटर बॉडीज को जोड़ता है और साथ ही दो बड़े जमीन के टुकड़ों यानी लैंड मासेस को अलग करता है। अब इसी परिभाषा को यहाँ पर लागू करते हैं।
जिब्राल्टर जलडमरू मध्य पश्चिम में अटलांटिक महासागर को पूर्व में भूमध्य सागर से जोड़ता है और ये एक क्रिटिकल चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा संकरा रास्ता जहां से बहुत बड़ी मात्रा में समुद्री ट्रैफिक गुजरता है। अब यहां पर एक ट्रैप है जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है। एग्जामिनर यहीं फंसाता है। ये स्ट्रेट अटलांटिक और मेडिटेरेनियन के साथ साथ एल्बरान सी को भी जोड़ता है, जो कि मेडिटेरेनियन सी का ही सबसे पश्चिमी हिस्सा है। ये एक बहुत बारीक डिटेल है जो अक्सर एस्पिरेंट्स मिस कर जाते हैं और यहीं से सवाल बनता है। अब अगर हम देखें कि ये अलग किसको करता है, तो उत्तर में स्पेन, जो यूरोप का हिस्सा है, को ये दक्षिण में मोरक्को, जो अफ्रीका का हिस्सा है, से अलग करता है। यहाँ पर राजनीतिक नियंत्रण का एंगल भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिब्राल्टर की जो चट्टानी प्रायद्वीप है उस पर यूनाइटेड किंगडम का नियंत्रण है और उसके ठीक सामने अफ्रीकी तट पर स्यूटा नाम का जो शहर है उस पर स्पेन का नियंत्रण है। तो ये जो जटिल राजनीतिक स्थिति है ये इसे और भी ज्यादा संवेदनशील और रणनीतिक चोक पॉइंट बना देती है। हमारा अगला महत्वपूर्ण जलमार्ग है बाबेल मंडेब स्ट्रेट। इसके नाम का शाब्दिक अर्थ है आंसुओं का द्वार, जो शायद प्राचीन काल में यहाँ से गुजरने के खतरों को दिखाता है। ये जलडमरू मध्य, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, लाल सागर को अदन की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है और फिर वहाँ से आगे ये अरब सागर में खुलता है, जो कि हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन का ही एक हिस्सा है। इसके दोनों ओर कौन से देश हैं ये पहचानना परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ पूरब में यमन है, जो एशिया के अरबी प्रायद्वीप का हिस्सा है, और दूसरी तरफ पश्चिम में जिबूती और इरिट्रिया हैं, जो अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा है। ये जलमार्ग स्वेज नहर से आने वाले जहाज़ों के लिए एक और अनिवार्य चोक पॉइंट है। इसके बिना यूरोप और एशिया के बीच का समुद्री व्यापार संभव नहीं है। स्लाइड के नीचे एक रोचक तथ्य भी दिया गया है। लाल सागर का नाम लाल क्यों है? खून की वजह से नहीं, बल्कि एक खास तरह की एल्गी यानी शैवाल की वजह से, जिसका नाम है ट्रिकोडेस्मियम एरिथ्रियम। जब ये बहुत ज़्यादा मात्रा में खिलती है तो पानी की सतह को एक लाल रंगत दे देती है। ये जानकारी आपके सामान्य ज्ञान के लिए अच्छी है। अब हम आते हैं सिनाई प्रायद्वीप पर, जो कि एक स्ट्रेटेजिक हब है। सबसे पहले पेनिनसुला या प्रायद्वीप की परिभाषा को एक बार फिर से दोहराते हैं। जमीन का वो टुकड़ा जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। अब सिनाई प्रायद्वीप के मामले में, जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं, ये तीन वाटर बॉडीज कौन सी हैं? इसके उत्तर में है भूमध्य सागर, पश्चिम में है स्वेज की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ स्वेज, और पूर्व में है अकाबा की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ अकाबा। ये प्रायद्वीप भौगोलिक रूप से अफ्रीका और एशिया के बीच एक लैंड ब्रिज यानी भूमि पुल का काम करता है। लेकिन इस प्रायद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है स्वेज नहर। जैसा कि स्लाइड में लिखा है, ये एक स्ट्रेटेजिक शॉर्टकट है। ये एक मानव निर्मित नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सोचिए, इसके बनने से पहले यूरोप से एशिया जाने वाले जहाज़ों को पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना पड़ता था, जिसमें हफ्तों महीनों का समय लगता था। इस नहर ने उस दूरी को, समय को और लागत को इतना कम कर दिया कि इसने वैश्विक व्यापार की पूरी तस्वीर ही बदल दी। इसका ग्लोबल ट्रेड पर इतना सीधा प्रभाव है कि स्वेज नहर से जुड़े सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक बार जल्दी से कंसोलिडेट कर लेते हैं। ये एक 5 पॉइंट रिवीजन है। पहला, जिब्राल्टर स्ट्रेट, जो यूरोप और अफ्रीका के बीच का कनेक्शन है। दूसरा, मेडिटेरेनियन सी, जो उत्तरी अफ्रीका के लिए एक नॉर्थ वॉल या उत्तरी दीवार की तरह काम करता है। तीसरा, साइनाई पेनिनसुला, जो एशिया और अफ्रीका के बीच एक ब्रिज या पुल का काम करता है। चौथा, रेड सी, जो पूर्वी ईस्ट वॉल या पूर्वी दीवार है। और पांचवां, बाब एल मंडेब, जो हिंद महासागर में प्रवेश करने का गेट या द्वार है। इन भौगोलिक विशेषताओं को और उनके इन निकनेम्स को अगर आप याद रखेंगे तो आपको उत्तरी अफ्रीका की पूरी भू रणनीतिक संरचना को समझने में बहुत मदद मिलेगी। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अनिवार्य है। अच्छा, तो अब जब हमने प्राकृतिक सीमाओं को समझ लिया है तो चलिए अब उत्तरी अफ्रीका के राजनीतिक भूगोल की ओर बढ़ते हैं। इस यात्रा में हमारा गाइड होगा एक न्यूमोनिक MATLE। ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है जो आपको पश्चिम से पूर्व के देशों को बिल्कुल क्रम में याद रखने में मदद करेगा। परीक्षाओं में अक्सर देशों के क्रम से जुड़े हुए सवाल आते हैं और ये न्यूमोनिक आपकी बहुत मदद करेगा। तो ये न्यूमोनिक है MATLE यानी माटले। इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है टेंशन मत ले। अब देखते हैं कि हर अक्षर का क्या मतलब है। M से मोरक्को, A से अल्जीरिया, T से ट्यूनीशिया, L से लीबिया और E से मिस्र। सबसे महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है वो ये है कि यह क्रम भौगोलिक रूप से बिल्कुल सही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। मतलब अगर आप अटलांटिक तट से शुरू करके भूमध्य सागर के दक्षिणी किनारे के साथ साथ पूर्व की ओर चलें तो आपको ये देश इसी क्रम में मिलेंगे: मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और फिर इजिप्ट। इस न्यूमोनिक को याद कर लीजिए, उत्तरी अफ्रीका का राजनीतिक नक्शा आपके दिमाग में एकदम साफ हो जाएगा। चलिए
MATLE के पहले अक्षर M से शुरू करते हैं, यानी मोरक्को। इसकी राजधानी है रबात, जो कि अटलांटिक तट पर स्थित है। उत्तर में एक और महत्वपूर्ण शहर है टेंगियर। इसकी लोकेशन देखिए, ये जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के ठीक मुहाने पर है, इसीलिए इसे जिब्राल्टर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। फिर आता है कसाब्लांका, जो मोरक्को का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक केंद्र है, और ये अपने केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है। और दक्षिण की ओर है मराकेश, जिसे द रेड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की जो पारंपरिक इमारतें हैं वो लाल मिट्टी से बनी हैं। यह एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। मतलिम में अगला अक्षर है A, जिसका मतलब है अल्जीरिया। क्षेत्रफल के हिसाब से यह अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है अल्जियर्स, जो भूमध्य सागर के तट पर ही स्थित है। अब अल्जीरिया के उत्तरी भाग की एक महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी भूमध्य सागरीय जलवायु, यानी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। इस जलवायु की खासियत क्या है? यहाँ गर्मियाँ सूखी होती हैं और सर्दियाँ हल्की और नम होती हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ बारिश सर्दियों में होती है। ये जलवायु खट्टे फलों जैसे कि संतरे, नींबू और अंगूर की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, जिसके कारण यहाँ वाइन उत्पादन भी एक महत्वपूर्ण उद्योग है। देखिए, यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे भूगोल, कृषि और अर्थव्यवस्था आपस में जुड़े हुए हैं। अगला देश है T से टूनीशिया। यह मैटले देशों में सबसे छोटा है। इसकी राजधानी है ट्यूनिस। इसको याद रखना बहुत ही आसान है। स्लाइड में एक सिंपल न्यूमोनिक भी दिया है, T फॉर टी, मतलब ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस। परीक्षाओं में अक्सर देश और राजधानी के मिलान वाले प्रश्न आते हैं, और ऐसे जो सिंपल ट्रिक्स होते हैं वो न केवल आपका समय बचाते हैं बल्कि आपकी एक्यूरेसी भी सुनिश्चित करते हैं। अब आते हैं L पर, यानी लीबिया। इसकी राजधानी है ट्रिपोली। एक और प्रमुख शहर और बंदरगाह है बेंगाजी। ये दोनों शहर सिद्रा की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ सिड्रा पर स्थित हैं, जो भूमध्य सागर का ही एक हिस्सा है। लीबिया से जुड़ा एक महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य है अल अजीजिया नाम का स्थान। कई सालों तक इस जगह को पृथ्वी पर दर्ज किए गए सबसे ज्यादा तापमान के लिए जाना जाता था। हालांकि ये रिकॉर्ड अब कैलिफोर्निया की डेथ वैली के नाम है। फिर भी भूगोल से संबंधित परीक्षाओं के लिए ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो पूछा जा सकता है। और MATLE का अंतिम अक्षर है E, यानी मिस्र, इजिप्ट। इसकी राजधानी है कायरो, जो नील नदी के किनारे बसा एक ऐतिहासिक शहर है। इसके दो प्रमुख बंदरगाह हैं, अलेक्जेंड्रिया जो भूमध्य सागर पर है, और दूसरा है पोर्ट सईद। पोर्ट सईद रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित है। अब इस स्लाइड के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर ध्यान दीजिए, द एक्सेप्शन बॉक्स। मिस्र माटले देशों में एकमात्र ऐसा देश है जो भूमध्य सागर के साथ साथ लाल सागर को भी छूता है। बाकी के जो चारों देश हैं, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और लीबिया, वो सिर्फ भूमध्य सागर को छूते हैं। ये एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप क्वेश्चन है। इस बात को विशेष रूप से नोट कर लें कि मिस्र की डुअल मैरीटाइम एक्सेस है, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी दोनों पर। अब हम मातले देशों से थोड़ा दक्षिण की ओर बढ़ते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांजिशन जोन यानी संक्रमण क्षेत्र को समझते हैं, सूडान। यह अब दो भागों में बंट चुका है और यह क्षेत्र भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से दोनों ही तरह से उत्तरी अफ्रीका और उप सहारा अफ्रीका के बीच एक सेतु का, एक ब्रिज का काम करता है। इस स्लाइड में हमें 2011 के बाद की जो नई राजनीतिक सच्चाई है वो दिखाई गई है। यहाँ दो देशों के बीच का जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो बहुत साफ तौर पर दिखाया गया है। उत्तर में है सूडान, जिसकी राजधानी है खार्तूम। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूडान की पहुंच लाल सागर तक है, जो इसे समुद्री व्यापार के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। इसके बिल्कुल विपरीत दक्षिण में है साउथ सूडान, जिसकी राजधानी है जुबा, और इस पर लैंडलॉक्ड की मुहर लगी है। लैंडलॉक्ड या स्थलोरुद्ध का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसकी सीमा किसी भी खुले समुद्र से नहीं लगती। देखिए, समुद्री पहुंच ना होना किसी भी देश के व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि उसे अपने आयात और निर्यात के लिए अपने पड़ोसी देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये अंतर सूडान और साउथ सूडान के बीच एक प्रमुख भौगोलिक और आर्थिक भिन्नता है और ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। हमने काफी जानकारी को कवर कर लिया है, लेकिन सिर्फ जानकारी हासिल करना ही काफी नहीं है। उसे अपनी मेमोरी में कंसोलिडेट करना यानी उसे मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। तो अब समय है अपने ज्ञान को समेकित करने का और उसे परखने का। ये हमारे सत्र का अंतिम चरण है जो आपके सीखने को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। रिवीजन शुरू करने से पहले
भविष्य के सत्र के लिए एक छोटी सी झलक। ये है सीड न्यूमोनिक। ये अफ्रीका के सींग यानी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित 4 देशों को याद रखने के लिए है। एस से सोमालिया, ई से इथियोपिया, ई से इरिट्रिया और डी से जिबूती। हम इस पर विस्तार से हमारे अफ्रीका पार्ट 2 के विश्लेषण में चर्चा करेंगे। ये बस आपको अगले सत्र के लिए तैयार करने के लिए है। चलिए अब एक्टिव रिकॉल ड्रिल शुरू करते हैं। ये आपके ज्ञान का परीक्षण करने का समय है। मैं चाहूंगा कि आप सभी इस अभ्यास में सक्रिय रूप से भाग लें। इससे आपको अपने समझने के स्तर का सही आकलन करने में मदद मिलेगी और ये भी पता चलेगा कि किन क्षेत्रों पर आपको दोबारा ध्यान देने की जरूरत है। स्क्रीन पर उत्तरी अफ्रीका का एक खाली नक्शा है जिस पर 10 स्थान चिन्हित हैं। उन्हें नंबर दिए गए हैं। इस सत्र को यहीं पर रोकें और जो कुछ भी आपने अभी तक सीखा है उसके आधार पर इन 10 स्थानों की पहचान करने का प्रयास कीजिएगा। ईमानदारी से प्रयास कीजिएगा। देखिए, एक्टिव रिकॉल यानी सक्रिय रूप से जानकारी को अपने दिमाग से बाहर निकालने का प्रयास करना लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए सबसे प्रभावी स्टडी टेक्निक्स में से एक है। यह सिर्फ बैठकर पढ़ने यानी पैसिव रीडिंग से कहीं ज्यादा असरदार है। उम्मीद है कि आपने एक्टिव रिकॉल ड्रिल को पूरी ईमानदारी से किया होगा। अब अंतिम रिवीजन के लिए ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है, एक माइंड मैप, जो पूरे सत्र का सार एक ही जगह पर आपके सामने प्रस्तुत करता है। परीक्षा से ठीक पहले रिवीजन के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगा। चलिए इस माइंड मैप के माध्यम से तेजी से एक बार सब कुछ रिवाइज करते हैं। केंद्र में हमारा विषय है अफ्रीका उत्तर। यहां से 3 मुख्य शाखाएं निकल रही हैं। पहली शाखा है बाउंड्रीज। इसमें हमने पढ़ा जिब्राल्टर स्ट्रेट, अल्बरोन सी वाला ट्रैप, रेड सी, बाब एल मैंडेव स्ट्रेट और साइनाई पेनिनसुला जो एक ब्रिज है। दूसरी दाईं ओर की शाखा है मैडले। हमारा निमोनिक टेंशन मत ले। इसके अंतर्गत देश हैं मोरक्को जिसकी राजधानी राबत और माराकेश को रेड सिटी कहते हैं, अल्जीरिया राजधानी अल्जियर्स विंटर रेन वाला क्लाइमेट, ट्यूनीशिया राजधानी ट्यूनिस, लिबिया राजधानी ट्रिपोली हीट वाला फैक्ट और इजिप्ट राजधानी कायरो और इसकी रेड सी एक्सेस। और तीसरी नीचे की शाखा है ट्रांजिशन जोन की। इसमें सुडान राजधानी खार्तूम जिसके पास रेड सी एक्सेस है और साउथ सुडान राजधानी जुबा जो कि लैंडलॉक्ड हैं शामिल हैं। ये माइंड मैप आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए एक बेहतरीन टूल है। अगर आपको ये विश्लेषण सहायक लगा हो और आप गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद। नमस्कार, इस सेशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने अफ्रीका के उत्तरी भाग को समझा था। आज हम उसी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और अफ्रीका के नक्शे पर अपनी समझ को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे। हमारी यात्रा हॉर्न ऑफ अफ्रीका से शुरू होगी और हम महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिणी सिरे तक जाएंगे। आज की चर्चा का जो सबसे अहम विषय है वो है लैंडलॉक्ड वर्सेस कोस्टल लॉजिक। इसका मतलब है हम उन देशों पर खासतौर से ध्यान देंगे जिनके पास समुद्री तट हैं और उन देशों पर जो चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं। देखिए, ये सिर्फ एक भौगोलिक तथ्य नहीं है, ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, उसकी रणनीति और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए एक मास्टर की है। प्रतियोगी परीक्षाओं में खासकर मैपिंग से जुड़े सवालों में इस कॉन्सेप्ट को बार बार परखा जाता है। तो चलिए पूरी एकाग्रता के साथ इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और पिछले सेशन का एक क्विक रीकैप करेंगे। फिर हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका को समझेंगे। उसके बाद ईस्ट एंड सेंट्रल जॉइंट्स यानी पूर्व और मध्य के बड़े देश और फिर इंटीरियर बेल्ट पर नजर डालेंगे। इसके बाद एक डीप डाइव होगा साउथ अफ्रीका पर क्योंकि यहां से कई विशेष प्रश्न बनते हैं। और सबसे आखिर में एक रैंकर्स चीट शीट के साथ हम आज सीखे गए सभी तथ्यों का एक तेजी से रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो पहले खंड से शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन मास्टरिंग द मैप। यहां हम भाग 1 की मुख्य बातों को दोहराकर आगे की जो हमारी विस्तृत पढ़ाई है उसके लिए एक ठोस नींव तैयार करेंगे। ठीक है, तो एक नजर डालते हैं इस पर। आपको याद होगा हमने उत्तरी अफ्रीका के लिए MATLE न्यूमोनिक का इस्तेमाल किया था। ये पश्चिम से पूरब की ओर एक क्रम है। M से मोरक्को, राजधानी रबात, A से अल्जीरिया, राजधानी अल्जियर्स, T से ट्यूनीशिया, राजधानी ट्यूनिस, L से लीबिया, राजधानी ट्रिपोली और E से इजिप्ट, राजधानी कायरो। अच्छा, इसके ठीक नीचे हमने 2 देशों को अलग से देखा था जो S से शुरू होते हैं। पहला सुडान जिसकी राजधानी खार्तूम है और दूसरा
2011 में सूडान से अलग होकर बना दुनिया का सबसे नया देश साउथ सूडान, जिसकी राजधानी जूबा है। अब यहीं पर हमारे आज के विषय का पहला और सबसे जरूरी उदाहरण आता है। नक्शे पर ध्यान से देखिए। साउथ सूडान एक लैंडलॉक्ड देश है। इसका सीधा मतलब है कि इसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है। ये चारों ओर से सूडान, इथियोपिया, केन्या, युगांडा जैसे देशों से घिरा हुआ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और हमारे आज के लैंडलॉक्ड वर्सेस कोस्टल लॉजिक के विषय के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। अब हम अपने दूसरे और आज के मुख्य खंड पर आते हैं, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। देखिए, ये क्षेत्र भू-राजनीतिक और रणनीतिक दोनों ही नजरिए से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसे याद रखने के लिए हम SEED मेमोनिक को समझेंगे। अब इस स्लाइड पर जो दिलचस्प बात है वो है इसका आकार। इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार पूर्व की ओर निकले हुए एक गैंडे के सींग जैसा दिखता है। इसकी लोकेशन देखिए, यह रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के पास है, जो दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक हैं। हमारा निमोनिक SEED इस क्षेत्र के 4 प्रमुख देशों को कवर करता है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। S से सोमालिया, राजधानी मोगाडिशु। यह सीन का सबसे निचला और सबसे पूर्वी हिस्सा है, जिसकी हिंद महासागर पर एक बहुत लंबी तटरेखा है। फिर E से एरिट्रिया, जो रेड सी के तट पर स्थित है। इसकी राजधानी है एस्मारा। अगला D है जिबूती के लिए, एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण देश, जिसकी राजधानी जिबूती सिटी है। कई देशों के सैन्य अड्डे यहाँ पर हैं। और अंत में दूसरा E इथियोपिया के लिए है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिस पर आपको ध्यान देना है। मानचित्र पर साफ साफ दिख रहा है कि इथियोपिया एक लैंडलॉक्ड देश है। SEED में बाकी तीनों देशों सोमालिया, इरिट्रिया और जिबूती के पास अपनी तटरेखा है, लेकिन इथियोपिया 1993 में इरिट्रिया के अलग होने के बाद पूरी तरह से जमीन से घिर गया। यह बिंदु परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर यहीं से सवाल बनाया जाता है। तो एक लैंडलॉक्ड देश असल में होता क्या है? परिभाषा बहुत सीधी है। एक ऐसा देश जो पूरी तरह से भूमि से घिरा हो और जिसकी महासागर या समुद्र तक कोई सीधी पहुंच ना हो। लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है, जिसे समझना जरूरी है। आर्थिक रूप से सोचिए, ऐसे देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अपने पड़ोसी देशों के बंदरगाहों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे उनके आयात और निर्यात की लागत बढ़ जाती है, जिसे ट्रांजिट फीस कहते हैं। रणनीतिक रूप से उनकी कोई नौसेना नहीं हो सकती और वे समुद्री संसाधनों जैसे मछली पकड़ना उससे भी वंचित रह जाते हैं। उनकी विदेश नीति भी काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उनके पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसे हैं। ये कॉन्सेप्ट अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और भूगोल में एक केंद्रीय विषय है, इसलिए इसकी गहरी समझ बहुत ज़रूरी है। चलिए अब इस लैंडलॉक्ड जायंट इथियोपिया पर गहराई से नजर डालते हैं। इसकी राजधानी एडिस अबाबा है, जो अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय भी है। यह तथ्य इसे पूरे अफ्रीका के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बना देता है। लेकिन यहाँ एक अतिरिक्त जानकारी है जो इसे और भी अनूठा बनाती है। डानाकिल डिप्रेशन। ये अफार क्षेत्र में स्थित है और यह पृथ्वी पर सबसे गर्म, सबसे सूखे और सबसे निचले स्थानों में से एक है। इसकी विशेषता है हाई सैलिनिटी, यानी यहाँ नमक के विशाल मैदान हैं। यह जियोलॉजिकली एक्टिव है, यानी यहाँ ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधियां होती रहती हैं। यह एक डिप्रेशन है, जिसका अर्थ है कि यह समुद्र तल से भी लगभग 100 मीटर नीचे है। इन चरम स्थितियों के कारण यहाँ जीवन लगभग असंभव माना जाता है। यह एक अद्भुत भौगोलिक विशेषता है जिस पर परीक्षाओं में प्रश्न बन सकता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए अब हम अपने तीसरे खंड में प्रवेश करते हैं, ईस्ट एंड सेंट्रल जायंट्स। हम तट के साथ नीचे की ओर यात्रा करेंगे और फिर महाद्वीप के आंतरिक भाग में जाएंगे। इस खंड में हम लैंडलॉक्ड कोस्टल डिपेंडेंसी के सिद्धांत को प्रैक्टिकली देखेंगे। पूर्वी तट पर 2 आर्थिक महाशक्तियां हैं जिन्हें हम केटी निमोनिक से याद रख सकते हैं। के से केन्या, जिसकी राजधानी नैरोबी है। टी से तांजानिया, जिसकी आधिकारिक राजधानी डोडोमा है, लेकिन इसका आर्थिक केंद्र और सबसे बड़ा शहर दार एस सलाम है। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो हैं इनके बंदरगाह। केन्या का मोम्बासा बंदरगाह और तंजानिया का दार एस सलाम बंदरगाह इस पूरे क्षेत्र के लिए आर्थिक जीवन रेखाएं हैं। ये सिर्फ अपने देशों के लिए ही नहीं, बल्कि युगांडा, रुवांडा, बुरुंडी जैसे जमीन से घिरे देशों के लिए भी व्यापार का प्रवेश द्वार हैं। इन्हें गेटवे पोर्ट्स भी कहा जाता है। तंजानिया के तट पर ज़ैंज़िबार और पेम्बा जैसे द्वीप भी हैं जो मसालों, विशेषकर लौंग के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। तो यहाँ एक तार्किक प्रश्न उठता है। पूर्वी तट पर इन प्रमुख बंदरगाहों मोम्बासा और दार एस सलाम को देखते हुए कौन से भूमि से घिरे देश व्यापार और समुद्री पहुंच के लिए उन पर निर्भर हैं?
इस पर विचार कीजिए। इस तरह सोचने से आपको इस क्षेत्र के आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को समझने में मदद मिलेगी। इसका जवाब हमें अगले कुछ स्लाइड्स में मिलेगा जब हम आंतरिक देशों को देखेंगे। यही एनालिटिकल अप्रोच परीक्षाओं में जरूरी होती है। और यहाँ हमारे प्रश्न का पहला हिस्सा है। आंतरिक भाग में हमारे पास Z1 और Z2 हैं, जिन्हें द लैंडलॉक्ड डुओ भी कहा जाता है। ये हैं ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे। ये दोनों ही देश भूमि से घिरे हैं। इनकी स्थिति को याद रखने का एक सरल तरीका है वर्णमाला क्रम। ज़ाम्बिया में ए पहले आता है, इसलिए ये नक्शे पर उत्तर में है। जिम्बाब्वे में आई बाद में आता है, इसलिए ये दक्षिण में है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी तकनीक है। ज़ाम्बिया की राजधानी लुसाका है, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, और इसे याद रखने के लिए एक मज़ेदार मेमोरी एड भी है। अगर क्रिकेट टीम हार गई तो हारारे। ये दोनों देश अपने व्यापार के लिए, विशेषकर खनिज निर्यात के लिए, पड़ोसी देशों जैसे दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक के बंदरगाहों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। चलिए अब M ट्विन्स को देखते हैं, M1 और M2। यहाँ भी वर्णमाला का वही नियम लागू होता है। M1 यानी मलावी, M2 यानी मोजाम्बिक से पहले आता है। मलावी, जैसा कि आप नक्शे पर देख सकते हैं, एक लंबा और संकरा देश है जो लेक मलावी के किनारे एक हार जैसा दिखता है। ये एक लैंडलॉक्ड देश है और इसकी राजधानी लिलोंग्वे है। इसके विपरीत M2 मोजाम्बिक एक तटीय देश है जिसकी हिंद महासागर पर एक बहुत लंबी तटरेखा है। इसकी राजधानी मपूतो है। तो यहाँ हम फिर से लैंडलॉक्ड और कोस्टल का एक स्पष्ट उदाहरण देखते हैं, जहाँ मलावी अपने व्यापार के लिए मोजाम्बिक के नाकाला और बेरा जैसे बंदरगाहों पर निर्भर करता है। अब हम अपनी चौथे खंड की ओर बढ़ते हैं, इंटीरियर बेल्ट, कॉफी एंड डेजर्ट। यहाँ हम मध्य क्षेत्र के कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण भूमि से घिरे देशों और एक बड़े रेगिस्तानी राष्ट्र पर नजर डालेंगे। अगले नक्शे पर जाने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा अलर्ट। यह एक ऐसा विषय है जो भूगोल को पर्यावरण और करंट अफेयर्स से जोड़ता है। दी किगाली अमेंडमेंट। सबसे पहला की फैक्ट, यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक संशोधन है। याद कीजिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को नियंत्रित करने के लिए था। दूसरा की फैक्ट, किगाली संशोधन का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यानी HFCs को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि HFCs ओजोन को तो नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ये शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसें हैं जिनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इसलिए यह संशोधन ओजोन परत संरक्षण और जलवायु परिवर्तन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और यह सीधे आपके GS3 पर्यावरण पाठ्यक्रम से जुड़ता है। इस पर सीधे प्रश्न बन सकते हैं। और अब उस एग्जाम अलर्ट का भौगोलिक संदर्भ यहाँ है। इस क्षेत्र को कॉफी बेल्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ की ऊंचाई और जलवायु कॉफी उत्पादन के लिए आदर्श है। इसे हम BRU मेमोनिक से याद रखेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें, नक्शे पर यह उल्टे क्रम में है, U, R और B, उत्तर से दक्षिण की ओर। U से युगांडा, राजधानी कंपाला, R से रुवांडा, राजधानी किगाली, और B से बुरुंडी, राजधानी गिटेगा। ये तीनों देश भी लैंडलॉक्ड हैं और लेक विक्टोरिया के आसपास स्थित हैं। अब आप कनेक्शन देख सकते हैं। रुवांडा की राजधानी किगाली ही वो शहर है जहां 2016 में किगाली अमेंडमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस तरह से आप भूगोल को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से जोड़कर याद रख सकते हैं। यह इंटरलिंकिंग ही परीक्षा में सफलता की कुंजी है। इसी आंतरिक बेल्ट में एक और महत्वपूर्ण देश है बोत्सवाना। इसे हम कालाहारी जोन कह सकते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति पर ध्यान दें। यह दक्षिण अफ्रीका के ठीक ऊपर स्थित है और यह भी एक लैंडलॉक्ड राष्ट्र है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता कालाहारी डेजर्ट है, जो देश के लगभग 70% हिस्से को कवर करता है। इसकी राजधानी गबोरोन है। बोत्सवाना एक दिलचस्प केस स्टडी है। ये एक भूमि से घिरा देश होने के बावजूद अपने हीरे के भंडारों और स्थिर शासन के कारण अफ्रीका के सबसे समृद्ध और स्थिर देशों में से एक माना जाता है। अब हम अपने पांचवें और एक बहुत ही विशेष खंड पर आते हैं, डीप डाइव साउथ अफ्रीका। ये एक ऐसा देश है जिसकी भौगोलिक और राजनीतिक विशेषताएं इतनी अनूठी हैं कि परीक्षाओं में अक्सर इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। चलिए इसकी एक एक परत को ध्यान से समझते हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों में एक राजधानी होती है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में 3 है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और इसे याद रखना अनिवार्य है।
चलिए इस तालिका को समझते हैं। प्रिटोरिया इसकी एग्जीक्यूटिव या प्रशासनिक राजधानी है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति, उनका मंत्रिमंडल और सभी सरकारी विभाग यहीं से काम करते हैं। केप टाउन इसकी लेजिस्लेटिव या विधायी राजधानी है। इसका मतलब है कि देश की संसद यहीं स्थित है और सभी कानून यहीं बनाए जाते हैं। और ब्लूमफॉन्टेन इसकी जुडिशियल या न्यायिक राजधानी है। देश का सुप्रीम कोर्ट ऑफ अपील यहीं स्थित है। इस 3 राजधानी प्रणाली को याद रखना बेहद जरूरी है। अब उस तालिका की जानकारी को इस नक्शे पर देखते हैं। यह आपको इन राजधानियों की स्थिति को विजुअलाइज करने में मदद करेगा। आप देख सकते हैं कि प्रिटोरिया उत्तर पूर्व में है, केप टाउन दक्षिण पश्चिम में तट पर है और ब्लूमफॉन्टेन देश के लगभग केंद्र में स्थित है। यह एक तरह का त्रिकोण बनाता है। इस प्रणाली के पीछे एक ऐतिहासिक कारण है जो बोअर वॉर के बाद विभिन्न प्रांतों के बीच शक्तियों का संतुलन बनाने के लिए एक समझौते के रूप में उभरा था। दक्षिण अफ्रीका सिर्फ अपनी राजधानियों के लिए नहीं, बल्कि अपनी विशाल खनिज संपदा और रणनीतिक तटरेखा के लिए भी जाना जाता है। जोहानिसबर्ग, जो इसकी राजधानी नहीं है लेकिन सबसे बड़ा शहर है, उसे सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है क्योंकि ये सोने के खनन का एक प्रमुख केंद्र है। किम्बरली अपने हीरो के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पानी की बात करें तो इसके पास डरबन, ईस्ट लंदन और पोर्ट एलिजाबेथ जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। डरबन अफ्रीका के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है और दक्षिण में केप ऑफ गुड होप और केप एग्युलास हैं। यहाँ एक सामान्य गलती होती है। केप एग्युलास अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु है, न कि केप ऑफ गुड होप। यह अटलांटिक और हिंद महासागर का मिलन बिंदु भी है। अब एक और अनूठी भौगोलिक विशेषता को समझते हैं, एन्क्लेव्स। दक्षिण अफ्रीका के भीतर 2 स्वतंत्र देश हैं, लेकिन उनके बीच एक छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी अंतर है जिस पर प्रश्न बनता है। लेसोथो एक सच्चा एन्क्लेव है। परिभाषा के अनुसार ये पूरी तरह से एक ही देश यानी दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। दूसरी ओर इस्वातिनी, जिसे पहले स्वाजीलैंड के नाम से जाना जाता था, की सीमा दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक दोनों के साथ लगती है। इसलिए तकनीकी रूप से ये पूरी तरह से एक देश से घिरा नहीं है और इस कारण ये एक सच्चा एन्क्लेव नहीं है। ये अंतर अक्सर मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में एक विकल्प के रूप में दिया जाता है। इस नक्शे पर आप इन दोनों देशों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेसोथो, जो कि एक पहाड़ी देश है, पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है। इसकी राजधानी मसेरू है। इस्वातिनी पूर्व में स्थित है और इसकी एक छोटी सीमा मोज़ेम्बिक से भी लगती है, जो इसे रणनीतिक रूप से लेसोथो की तुलना में थोड़ी बेहतर स्थिति में रखता है। इसकी राजधानी एम्बाबाने है और इसे याद रखने के लिए एक मेमोनिक है, स्वातिडेड MBA, जिससे आपको एम्बाबाने याद रहेगा। इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था दक्षिण अफ्रीका पर बहुत अधिक निर्भर है। और अब हम अपने अंतिम खंड पर आते हैं जो रिवीजन के लिए सबसे उपयोगी है, द रैंकर्स चीट शीट। ये एक मास्टर मैप है जो आज हमने सीखे गए सभी निमोनिक्स और क्षेत्रों को एक साथ लाता है। परीक्षा से पहले त्वरित पुनरीक्षण के लिए ये बहुत सहायक होगा। ठीक है, ये है आपका मास्टर मैप परीक्षा से ठीक पहले के रिवीजन के लिए। ध्यान से देखें, नारंगी रंग में हॉर्न ऑफ अफ्रीका का सीड समूह, और इसमें मुख्य बात क्या थी? इथियोपिया लैंडलॉक्ड है। हरे रंग में पूर्वी तट के दिग्गज केटी, केनिया और तंजानिया अपने महत्वपूर्ण बंदरगाहों के साथ। बैंगनी में M1, M2 लैंडलॉक्ड मलावी और तटीय मोजाम्बिक वर्णमाला क्रम में। पीले रंग में Z1, Z2 लैंडलॉक्ड जोड़ी जाम्बिया और जिम्बाब्वे फिर से वर्णमाला क्रम में। नीले में कॉफी बेल्ट BRU बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, किगाली को याद रखना है। गुलाबी में बोत्सवाना, कालाहारी रेगिस्तान, और अंत में लाल रंग में साउथ अफ्रीका अपनी 3 राजधानियों और 2 एन्क्लेव के साथ। अब नीचे चेकलिस्ट देखें। क्या आपको सभी लैंडलॉक्ड देश याद हैं? क्या आपको राजधानियां याद हैं? बंदरगाहों की स्थिति पता है? अगर इन सभी का जवाब हाँ है तो आप इस खंड के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो और आप गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले सत्र में। धन्यवाद। नमस्कार, सिविल सर्विसेज की तैयारी के इस सफर में आप सभी का स्वागत है। आज हम भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं, अफ्रीका का रणनीतिक भूगोल।
जब हम हाई यील्ड ज्योग्राफी कहते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि इस विषय से प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही परीक्षाओं में प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। हमारा आज का उद्देश्य होगा अफ्रीका महाद्वीप की स्ट्रैटेजिक मैपिंग को, यानी इसकी रणनीतिक मैपिंग को परत दर परत समझना। इसमें हम 3 मुख्य स्तंभों पर अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। देखिए, पहला स्तंभ है महासागरीय धाराएं, यानी ओशन करंट्स, जो अफ्रीका की जलवायु की रूपरेखा तय करती हैं। दूसरा, खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्सेज, जो इसकी अर्थव्यवस्था और इसकी भू राजनीति की रीढ़ हैं। और तीसरा, वहाँ की प्रमुख जनजातियां यानी इंडिजिनियस ट्राइब्स, जो अफ्रीका के मानवीय भूगोल को, ह्यूमन ज्योग्राफी को परिभाषित करती हैं। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन मॉड्यूल है जिसे आपकी तैयारी को एक नई दिशा और गहराई देने के लिए डिजाइन किया गया है। आइए इस महत्वपूर्ण विषय का गहन एनालिसिस शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा की रूपरेखा यानी हमारा एजेंडा इस प्रकार रहेगा। हम एक बहुत ही लॉजिकल, एक तार्किक क्रम में आगे बढ़ेंगे ताकि हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से जुड़ता चला जाए। देखिए, सबसे पहले सेक्शन 1 में हम अफ्रीका का एक रणनीति परिचय लेंगे, एक फाउंडेशन सेट करेंगे। इसके बाद सेक्शन 2 में हम ओशन करंट्स को समझेंगे। इन्हें इस महाद्वीप के क्लाइमेट इंजन्स भी कहा जाता है, और ये क्यों कहा जाता है हम इसे विस्तार से जानेंगे। फिर सेक्शन 3 में हम अफ्रीका के गर्भ में छिपे खजाने यानी इसके मिनरल वेल्थ का विश्लेषण करेंगे। ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद सेक्शन 4 में हम मानवीय भूगोल के अंतर्गत वहाँ के लोगों और प्रमुख जनजातियों की विशेषताओं को जानेंगे। और अंत में सेक्शन 5, जो कि सबसे क्रूशल है, हम एक इंटीग्रेटेड रिवीजन करेंगे जिसमें एटलस की मदद से इन सभी तत्वों को, क्लाइमेट, रिसोर्सेज, पीपल, इन सब को एक साथ जोड़कर एक होलिस्टिक पिक्चर बनाएंगे। भौतिक भूगोल से शुरू करके आर्थिक और फिर मानवीय भूगोल तक का ये सफर आपको एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करेगा। तो चलिए सेक्शन 1 से शुरुआत करते हैं। अफ्रीका, अ स्ट्रेटेजिक इंट्रोडक्शन। किसी भी महाद्वीप को गहराई से समझने से पहले उसकी रणनीतिक नींव को, उसके फाउंडेशनल ज्योग्राफी को समझना बेहद जरूरी है। इस भाग में हम अफ्रीका के मौलिक भूगोल और वैश्विक मंच पर उसके महत्व की एक संक्षिप्त रूपरेखा तैयार करेंगे ताकि आगे के सेक्शंस के लिए एक मजबूत आधार बन सके। अब हम अपने दूसरे और अत्यंत महत्वपूर्ण सेक्शन पर आते हैं, ओशन करंट्स, जिन्हें हम अफ्रीका के क्लाइमेट इंजन्स भी कहते हैं। इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि कैसे ये समुद्री धाराएं, ये ओशियानिक मूवमेंट्स, न सिर्फ अफ्रीका की जलवायु को बल्कि उसके विशाल रेगिस्तानों के निर्माण को भी आकार देती हैं। मेंस में आंसर राइटिंग के लिए ये एक फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है। अगर ये समझ लिया तो अफ्रीका के क्लाइमेट से जुड़ा आधा टॉपिक क्लियर हो गया। अब अपना पूरा ध्यान इस स्लाइड पर लाइए। ये नक्शा अफ्रीका के भूगोल की कहानी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। यहाँ अफ्रीका को प्रभावित करने वाली 4 प्रमुख महासागरीय धाराओं को दर्शाया गया है। सबसे पहले नक्शे के ऊपरी बाएं कोने में कैनरी करंट को देखिए, जिसे नीले तीर से दिखाया गया है। ये एक कोल्ड करंट है, यानी एक ठंडी जलधारा। इसका मतलब ये है कि इसका तापमान आसपास के समुद्री पानी से कम होता है। ये ठंडी धारा दक्षिण की ओर मोरक्को और पश्चिमी सहारा के तट के साथ बहती है। अब यहाँ साइंस समझिए, ये बहुत जरूरी है। जब ये ठंडी धारा तट के पास से गुजरती है तो इसके ऊपर की हवा भी ठंडी हो जाती है, और ठंडी हवा की नमी धारण करने की क्षमता यानी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। इस वजह से वहाँ हाई प्रेशर बनता है और बारिश की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। यही प्रक्रिया सहारा रेगिस्तान की शुष्कता यानी एरिडिटी का एक प्रमुख कारण है। ये करंट डेजर्ट रिलेशनशिप प्रीलिम्स का एक क्लासिक क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब नक्शे के निचले बाएं हिस्से में आइए बेंगुला करंट पर। यह भी एक कोल्ड करंट है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है डेसिकेटिंग इफेक्ट। डेसिकेटिंग का सरल भाषा में अर्थ है नमी को सोख लेने वाला प्रभाव। ये धारा नामीब रेगिस्तान के निर्माण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। ये हवा से नमी को इस कदर सोख लेती है कि नामीब दुनिया के सबसे पुराने और सबसे शुष्क रेगिस्तानों में से एक बन गया है। एस्पिरेंट्स अक्सर कैनरी और बेंगुला में कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखिए, कैनरी का संबंध सहारा से है और बेंगुला का नामीब से। अब पश्चिम अफ्रीका के तट पर देखिए, गिनी करंट। ये एक वार्म करंट यानी गर्म जलधारा है जिसे लाल तीर से दिखाया गया है। ये पूर्व की ओर बहती है।
गर्म होने के कारण ये अपने ऊपर की हवा को भी गर्म और नम कर देती है, जिससे गिनी तट पर आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी और वर्षा में भारी वृद्धि होती है। और अंत में दक्षिण पूर्व में एगोलास करंट, ये भी एक वार्म करंट है जो दक्षिण की ओर बहती है। ये हिंद महासागर से गर्म पानी लाती है और अफ्रीका के पूर्वी तट पर मूसलाधार वर्षा का कारण बनती है। तो निचोड़ ये है, ठंडी धाराएं रेगिस्तान बनाती हैं और गर्म धाराएं वर्षा लाती हैं। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपकी समझ को बिल्कुल स्पष्ट करेगा। अफ्रीका की जलवायु को समझने के बाद अब हम इसकी जमीन के नीचे छिपे खजाने की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है मिनरल वेल्थ, अर्थ्स ट्रेजरी। अफ्रीका खनिज और ऊर्जा संसाधनों का एक वैश्विक पावर हाउस है और इकोनॉमिक ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये संसाधन कहाँ और क्यों पाए जाते हैं। यहाँ से डायरेक्ट लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। इस स्लाइड में हम अफ्रीका के दो प्रमुख ऊर्जा संसाधनों पर ध्यान देंगे, ऑयल और यूरेनियम। यह मैच द फॉलोइंग टाइप के प्रश्नों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है। सबसे पहले ऑयल की बात करते हैं। पश्चिम में नाइजीरिया में स्थित नाइजर डेल्टा को देखिए। यह अफ्रीका के सबसे बड़े तेल उत्पादक क्षेत्रों में से एक है और नाइजीरिया की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि यहाँ तेल की मौजूदगी ने स्थानीय समुदायों के लिए कई पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियां भी पैदा की हैं। थोड़ा दक्षिण में अंगोला में काबिंदा ऑयल फील्ड है, जो एक और प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र है। अब उत्तर की ओर लिबिया में सरीर फील्ड को देखिए। यह भी अफ्रीका के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है। अब बात करते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा के लिए एक स्ट्रैटेजिक मिनरल है, इसलिए इन खदानों का वैश्विक महत्व बहुत ज्यादा है। पश्चिम अफ्रीका में निजर देश में स्थित सोमेर माइन एक प्रमुख यूरेनियम खदान है और दक्षिण में नमीबिया में स्थित रोसिंग यूरेनियम माइन दुनिया की सबसे बड़ी ओपन पिट यूरेनियम खदानों में से एक है। परीक्षा के लिए आपको इन स्थानों को उनके देश के साथ सटीकता से याद रखना होगा। जैसे रोसिंग का संबंध नमीबिया से है और सरीर का लिबिया से। यहीं पर एस्पिरेंट्स गलती करते हैं। ऊर्जा संसाधनों के बाद अब हम अफ्रीका की मेटालिक बैकबोन यानी इसके आधारभूत धातुओं पर चर्चा करेंगे। ये वो धातुएं हैं जिन पर आधुनिक उद्योग टिके हैं। सबसे पहले कॉपर यानी तांबा। नक्शे के मध्य दक्षिणी भाग में द कॉपर बेल्ट को देखिए। यह एक विशाल क्षेत्र है जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, DRC और ज़ैम्बिया में फैला हुआ है। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक क्षेत्र है, जिसका उपयोग बिजली के तारों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर जगह होता है। यहाँ टेंके फुंगुरु में, जो कि DRC में है, और कोनकोला, जो ज़ैम्बिया में है, ये विश्व प्रसिद्ध खदानें हैं। अब आते हैं आयरन ओर यानी लौह अयस्क पर, जो स्टील बनाने के काम आता है। इसके प्रमुख उत्पादक देश हैं साउथ अफ्रीका, मॉरिटानिया और अल्जीरिया। साउथ अफ्रीका में शिशन माइन और मॉरिटानिया में ज़ुएरेट अफ्रीका की प्रमुख लौह अयस्क खदानें हैं। अंत में बॉक्साइट, जो एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। एल्यूमिनियम का उपयोग हवाई जहाज से लेकर आपके किचन के बर्तनों तक में होता है। इसके लिए गिनी और घाना प्रमुख देश हैं। गिनी में सैंग्रेडी माइन दुनिया की सबसे बड़ी बॉक्साइट खदानों में से एक है। इन औद्योगिक धातुओं का रणनीतिक महत्व बहुत अधिक है और इनकी लोकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग आपको मेंस के उत्तरों में एक एज दिलाएगी। अब हम अफ्रीका के दक्षिणी खजाने यानी कि कीमती धातुओं और रत्नों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये क्षेत्र विशेष रूप से डायमंड्स, गोल्ड और प्लैटिनम के लिए विश्वविख्यात है। नक्शे पर साउथ अफ्रीका में स्थित किम्बरली को देखिए। इसे सिटी ऑफ डायमंड्स कहा जाता है। यहीं से दुनिया के आधुनिक हीरा उद्योग की शुरुआत हुई थी। यहीं पर दुनिया की सबसे बड़ी हाथ से खोदी गई खदान द बिग होल भी है। इसके पूर्व में है जोहानिसबर्ग, जिसे सिटी ऑफ गोल्ड या स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है। 19वीं सदी के अंत में यहाँ हुई विटवाटरलिज़रैंड गोल्ड रश ने इस शहर को जन्म दिया और दक्षिणी अफ्रीका के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। और इन दोनों के बीच और उत्तर में प्लैटिनम हब स्थित है। अब दाईं ओर डिड यू नो बॉक्स देखिए। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है। साउथ अफ्रीका प्लैटिनम समूह की धातुओं का एक वैश्विक नेता है। ये एक संभाव्य एग्जाम फैक्टॉइड है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्लैटिनम एक दुर्लभ और कीमती धातु है, जिसका उपयोग गाड़ियों के कैटालिटिक कन्वर्टर्स में प्रदूषण कम करने के लिए होता है। इस क्षेत्र का खनिज धन इसकी समृद्धि और संघर्ष दोनों का कारण रहा है। संसाधनों के बाद अब हम कहानी के एक्टर्स यानी अफ्रीका के लोगों और जनजातियों की ओर बढ़ते हैं। किसी भी स्थान का भूगोल वहां के लोगों के बिना अधूरा है।
इस खंड में हम अफ्रीका की स्वदेशी जनजातियों की समृद्ध विविधता और उनकी भूगोल के साथ गहरे संबंध को समझेंगे। ये कल्चर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, उत्तर की जनजातियों द डेजर्ट नोमैड्स से शुरू करते हैं। इस नक्शे में 2 प्रमुख समूह दिखाए गए हैं। बाईं ओर बर्बर लोगों को देखिए। इनका निवास स्थान नॉर्थ अफ्रीका है, मुख्य रूप से मोरक्को और अल्जीरिया के एटलस पर्वतीय क्षेत्रों में। ये इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं और इनकी अपनी एक अलग भाषा है तमाशाइट और एक अपनी लिपि भी है टिफिनाग। अब सहारा रेगिस्तान के मध्य क्षेत्र में टुआरेग लोगों को देखिए। ये पारंपरिक रूप से खानाबदोश लोग हैं, जिन्हें सहारा के नीले लोग या ब्लू पीपल ऑफ द सहारा भी कहा जाता है, क्योंकि पुरुष नील रंग की पगड़ी और घूंघट पहनते हैं जो उनकी त्वचा पर एक नीला रंग छोड़ देता है। इनकी भाषा तमाशेक है। ये सहारा के प्राचीन व्यापार मार्गों के संरक्षक रहे हैं। ये दोनों समूह रेगिस्तानी वातावरण में हजारों सालों से रह रहे हैं और इनकी संस्कृति और जीवन शैली सीधे तौर पर यहाँ के भूगोल से प्रभावित है। अब हम सब सहारन अफ्रीका की कुछ प्रमुख जनजातियों पर नजर डालते हैं। यह नक्शा कल्चरल ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पश्चिम अफ्रीका में हौसा जनजाति। जैसा कि सुपरलेटिव बॉक्स में बताया गया है, यह अफ्रीका की सबसे बड़ी जनजाति है, जिसकी आबादी लगभग 80 मिलियन है। ये कुशल व्यापारी और किसान हैं, जिनका प्रभाव पूरे पश्चिम अफ्रीका में फैला हुआ है। थोड़ा दक्षिण में नाइजीरिया में इग्बो जनजाति है, जो अपनी उद्यमशीलता और लोकतांत्रिक सामाजिक संरचना के लिए जानी जाती है। माली में डोगन जनजाति है, जो अपने विस्तृत पौराणिक कथाओं और खगोलीय ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से सीरियस तारे के बारे में उनका पारंपरिक ज्ञान वैज्ञानिकों को भी चकित करता है। अब दक्षिण की ओर चलते हैं। सन जनजाति, जिन्हें बुशमैन भी कहा जाता है, अफ्रीका की सबसे पुरानी या प्राचीन जनजाति मानी जाती है। इनकी शिकारी संग्राहक जीवन शैली हजारों सालों से लगभग वैसी ही है और इनकी कला और क्लिक भाषा हमें मानव इतिहास की गहरी जानकारी देती है। और अंत में दक्षिण पूर्व में ज़ुलू जनजाति। यह अफ्रीका की सबसे प्रसिद्ध योद्धा जनजाति है, जिसने शाका ज़ुलू के नेतृत्व में दक्षिणी अफ्रीका के इतिहास को एक नया मोड़ दिया था। इन जनजातियों के बारे में जानना सिर्फ तथ्य याद करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि मानव ने विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में खुद को कैसे ढाला है। अब हम अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर हैं, इंटीग्रेटेड रिवीजन। यहाँ हम अब तक सीखे गए सभी तत्वों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। भूगोल को अलग अलग टुकड़ों में पढ़ना एक आम गलती है। असली समझ तब विकसित होती है जब हम इन कड़ियों को, इन डॉट्स को जोड़ना सीख जाते हैं। और मेंस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये इंटीग्रेशन स्किल बहुत जरूरी है। ये हमारी मास्टर रिवीजन स्लाइड है। यहाँ हम पूरी कहानी को एक साथ पिरोएंगे। देखिए कैसे दक्षिण पश्चिम से ऊपर की ओर बहती हुई ठंडी बेंगुएला करंट ने नामिद रेगिस्तान बनाया और इसी शुष्क क्षेत्र में सैन जनजाति ने हजारों सालों से जीवित रहने की कला सीखी। दूसरी ओर दक्षिण पूर्व से नीचे आती हुई गर्म एगुलस करंट की नमी ने पूर्वी तट को हरा भरा बनाया, जहां ज़ुलू जैसी शक्तिशाली कृषि आधारित जनजातियां विकसित हुईं। अब दक्षिण में देखिए, जहां जमीन के नीचे सोना, हीरे और प्लैटिनम का खजाना था, वहां किम्बरले और जोहानिसबर्ग जैसे शहर बसे। और उत्तर में, जहां सहारा का विशाल विस्तार है, बर्बर और टुएरेग जैसी जनजातियों ने रेगिस्तान को ही अपना घर बना लिया। ये नक्शा उस पंक्ति को सिद्ध करता है जो नीचे लिखी है, ज्योग्राफी इज द स्टेज, रिसोर्सेज आर द स्क्रिप्ट, पीपल आर द एक्टर्स। यानी भूगोल वो मंच है जिस पर सब कुछ घटित होता है, संसाधन वो पटकथा है जो कहानी को आगे बढ़ाती है, और लोग वो अभिनेता हैं जो इस मंच पर अपनी भूमिका निभाते हैं। ये रूपक मेंस में आपके उत्तरों को एक बेहतरीन संरचना दे सकता है। चलिए अब अंतिम रिवीजन के लिए इस क्विक चीट शीट पर एक नजर डालते हैं। ये परीक्षा से ठीक पहले के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों का सार है। करंट्स याद रखें, कैनेरी करंट एक ठंडी धारा जो सहारा की शुष्कता के लिए जिम्मेदार है। बेंगुएला करंट ये भी एक ठंडी धारा है जिसका नामिब रेगिस्तान पर डेसिकेटिंग इफेक्ट है। एगुलस करंट एक गर्म धारा जो पूर्वी तट पर वर्षा लाती है। रिसोर्सेज कॉपर बेल्ट ये डीआरसी और जाम्बिया में फैला है। नाइजर डेल्टा नाइजीरिया में तेल के लिए प्रसिद्ध है। जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में सोने का शहर। रॉसिंग माइन नमीबिया में यूरेनियम की खदान। ट्राइब्स हाउसा लगभग 80 मिलियन की आबादी के साथ अफ्रीका की सबसे बड़ी जनजाति। सन सबसे पुरानी यानी प्राचीन शिकारी संग्राहक जनजाति।
ज़ूलू दक्षिणी अफ्रीका की प्रसिद्ध योद्धा जनजाति और बर्बर नॉर्थ अफ्रीका में निवास करने वाली मूल जनजाति। ये शीट आपके हाई यील्ड फैक्ट्स को तेजी से रिकॉल करने में मदद करेगी। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हमेशा इस एक विचार को याद रखिए, भूगोल मंच है, संसाधन पटकथा है और लोग अभिनेता हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि भूगोल को समझने का एक फ्रेमवर्क है। ये हमें याद दिलाता है कि भूगोल केवल नक्शों और तथ्यों का अध्ययन नहीं है, बल्कि ये एक जीवित, एक डायनामिक कहानी है जो भूमि, संसाधनों और लोगों के बीच के जटिल संबंधों से बनती है। इस दृष्टिकोण के साथ आप किसी भी भौगोलिक विषय का अधिक गहराई से विश्लेषण कर पाएंगे। अगर आपको ये विश्लेषण सहायक लगा हो और आप गंभीर तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच। अगर अफ्रीका को समझना है ना तो उसके पानी के नक्शे को समझना पड़ेगा। तो चलिए आज निकलते हैं एक सफर पर इस विशाल महाद्वीप की नदियों और झीलों के रास्तों पर। ये सिर्फ पानी की लाइनें नहीं हैं, ये तो वो नसें हैं जिनमें सभ्यता, व्यापार और जिंदगी दौड़ती है। तो आज हम इन्हीं जीवन रेखाओं का नक्शा बनाने वाले हैं और उनके कुछ छिपे हुए राज भी जानेंगे। अब इतना बड़ा महाद्वीप है तो इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही सीधा सा रास्ता अपनाएंगे। हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे बिल्कुल उत्तर से और धीरे धीरे दक्षिण की ओर बढ़ेंगे और रास्ते में जितनी भी बड़ी बड़ी नदियां और झीलें हैं उनको जानते जाएंगे। और हमारे इस सफर की शुरुआत होती है दुनिया की सबसे मशहूर नदियों में से एक नील नदी से। सोचिए, ये वो नदी है जिसने प्राचीन सभ्यताओं को पाला पोसा है और आज भी करोड़ों लोगों के लिए मतलब उनकी जिंदगी है। अच्छा, एक मजेदार बात पता है, नील नदी असल में एक नहीं बल्कि दो अलग अलग नदियों से मिलकर बनी है, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। और कमाल की बात यह है कि दोनों का मिजाज एकदम अलग है, पर जब ये मिलती हैं तो बनती है वो शक्तिशाली नील नदी। और इन दोनों के सोर्स में ना जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, व्हाइट नाइल तो निकलती है विशाल विक्टोरिया झील से, वहीं दूसरी तरफ ब्लू नाइल का सफर शुरू होता है इथियोपिया के ऊंचे पठारों पर मौजूद टाना झील से। और फिर सूडान की राजधानी खार्तूम, ये वो जगह है जहां ये दो शक्तिशाली धाराएं आखिरकार एक हो जाती हैं। यहीं से जन्म होता है उस महान नदी का जिसे हम सब नील के नाम से जानते हैं। तो सीधा सा फॉर्मूला है, व्हाइट नाइल प्लस ब्लू नाइल इक्वल्स टू द ग्रेट नाइल। अब नील जैसे जैसे उत्तर की तरफ बढ़ती जाती है, हमें इंसानी इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना देखने को मिलता है, असवान हाई डैम। इस एक डैम ने नासिर नाम की एक बहुत बड़ी झील बना दी है जो न सिर्फ बिजली पैदा करती है बल्कि इस पुरानी नदी के बहाव को कंट्रोल करने में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो नील नदी की कहानी तो हमने देख ली। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और पश्चिम और मध्य अफ्रीका की ओर चलते हैं। यहाँ हमारा सामना दो और जबरदस्त नदी सिस्टम से होगा, नाइजर और कॉन्गो। पहले बात करते हैं नाइजर नदी की। इसका रास्ता बहुत ही अनोखा है। पश्चिम अफ्रीका में एक बूमरैंग जैसा आकार बनाती है ये, और ये 5 देशों से होकर गुजरती है। इनको याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है एक्रोनिम, द ऑयल रिवर। ये नाम कहीं ना कहीं इस इलाके की आर्थिक अहमियत को भी दिखाता है। और फिर आती है कांगो नदी। ये तो सच में एक दैत्य है, मतलब ये दुनिया की सबसे गहरी नदी है और इसमें पानी का जो बहाव है वो सिर्फ और सिर्फ अमेज़न से ही कम है। सोचिए कितनी शक्तिशाली होगी ये। अच्छा, कांगो के बारे में सबसे हैरान कर देने वाली बात जाननी है, ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर को एक बार नहीं बल्कि 2 बार काटती है। ये एक ऐसी कमाल की ज्योग्राफिकल खूबी है जो इसे दुनिया की बाकी सभी बड़ी नदियों से एकदम अलग बना देती है। चलिए अब अपने सफर में और दक्षिण की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारा सामना 3 बड़ी नदियों से होता है और मजे की बात यह है कि तीनों की अपनी अलग अलग पहचान है, अपने अलग अलग रास्ते हैं। सबसे पहले है जाम्बेजी नदी। ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच एक कुदरती बॉर्डर का काम करती है। और हाँ, दुनिया का मशहूर विक्टोरिया फॉल्स और विशाल करीबा डैम दोनों इसी नदी पर हैं। मतलब इस इलाके के लिए ये एक बहुत ही जरूरी जलमार्ग है। याद है हमने बात की थी कि कांगो भूमध्य रेखा को पार करती है, ठीक वैसा ही कुछ लिम्पोपो नदी भी करती है। ये एक और जरूरी अक्षांश रेखा को काटती है, मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये नदी भी दक्षिणी अफ्रीका में एक बड़ा सा आर्क, एक चाप बनाती है। अब इस दक्षिणी तिकड़ी की जो आखिरी नदी है ऑरेंज नदी, वो बाकी दोनों से एकदम अलग है। जहां ज़ैम्बेज़ी और लिम्पोपो
पूरब की ओर बहकर हिंद महासागर में गिरती हैं, वहीं ऑरेंज नदी पश्चिम की ओर बहती है और अटलांटिक महासागर में जाके मिल जाती है। अच्छा, अभी तक तो हमने नदियों की काफ़ी बात कर ली। चलिए अब थोड़ा अपना ध्यान झीलों की तरफ करते हैं, खासतौर पर उन झीलों की तरफ जो एक बहुत ही हैरान कर देने वाली भूवैज्ञानिक घटना से बनी है, जिसे हम कहते हैं द ग्रेट रिफ्ट वैली। तो सवाल ये है कि ये रिफ्ट वैली झीलें आखिर बनती कैसे हैं? देखिए, ये एक बड़ा ही दिलचस्प 4 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले जमीन के नीचे का गर्म मैग्मा धरती की ऊपरी परत को ऊपर की तरफ धकेलता है। फिर टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकने लगती हैं। तीसरा स्टेप, उनके बीच की जो जमीन है वो नीचे धंस जाती है, जिससे एक गहरी दरार बन जाती है। और बस आखिर में पानी इस दरार को भर देता है और बन जाती है लंबी, पतली और बहुत गहरी झीलें। और टंगानिका झील रिफ्ट वैली झील का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये दुनिया की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है और गहराई के मामले में साइबेरिया की बेकाल झील के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। अफ्रीका की जो सबसे बड़ी झील है, विक्टोरिया झील, वो एक रिफ्ट वैली झील नहीं है। ये एक बहुत बड़े और उथले गड्ढे में बनी है, जो इसे अपनी लंबी और गहरी पड़ोसी झीलों से एकदम अलग बनाता है। ये बात याद रखने वाली है। तो हमारी ये यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक साथ जोड़कर देखते हैं, ताकि अफ्रीका के जलमार्गों का ये नक्शा हमारे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। चलिए एक बहुत ही तेज रिकैप करते हैं। नील नदी के साथ क्या जुड़ा है? असवान डैम और नासिर झील। ज़ैम्बेज़ी के साथ करीबा डैम और विक्टोरिया फॉल्स। कॉन्गो पर क्या है? स्टेनली फॉल्स। और नाइजर पर केंजी डैम। ये हैं मेन नदियां और उनसे जुड़ी हुई खास जगहें। और हाँ, वो लैटिट्यूड कटर वाला नियम तो बिल्कुल मत भूलिएगा। याद है, कॉन्गो नदी भूमध्य रेखा को काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को। ये इन नदियों की लोकेशन याद रखने का एक बहुत ही सिंपल और असरदार तरीका है। तो चलिए एक आखिरी चुनौती के लिए तैयार हैं? देखते हैं कितना याद रहा। क्या आप इन जगहों को उनकी सही नदी प्रणाली से जोड़ सकते हैं? सोचिए, पोर्ट हारकोर्ट कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया को कौन सी नदी अलग करती है? खार्तूम जंक्शन का क्या मतलब है? और पिग्मी जनजातियां कहाँ मिलती हैं? चलिए परखिए अपने ज्ञान को। देखिए, इस जानकारी को हमेशा के लिए याद रखना है ना, तो सिर्फ नाम मत रटिए। नदियों के रास्तों को अपने मन में विजुअलाइज कीजिए। अपने नक्शे पर वो लैटिट्यूड कटर्स बनाइए और नदियों को इस हिसाब से ग्रुप में बांटिए कि वो किस महासागर में जाकर गिरती हैं। क्योंकि अफ्रीका का जो पानी का नक्शा है ना, वो सिर्फ भूगोल नहीं है, वो एक जिंदा कहानी है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है। नमस्कार, आज के सेशन में हम अफ्रीका की फिजिकल मैपिंग को आगे बढ़ाएंगे। हमारा फोकस 3 मुख्य चीजों पर होगा: अफ्रीका के ऊंचे ऊंचे पर्वत, इसके विशाल घास के मैदान और इसके बड़े बड़े रेगिस्तान। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अफ्रीका के शानदार पर्वतों से। ये पर्वत सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं, बल्कि इस महाद्वीप की कहानी और भूगोल को समझने की कुंजी हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं एटलस पर्वत। ये अफ्रीका का उत्तरी ढाल बनाते हैं और मघेरब क्षेत्र में स्थित हैं। इनको याद रखने के लिए एक बहुत ही सरल निमोनिक है, MAT। M से मोरक्को, A से अल्जीरिया और T से ट्यूनीशिया। ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, मतलब ये वहाँ बनते हैं जहाँ 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी है जेबेल टुपकल, जो मोरक्को में है। ये नाम और लोकेशन दोनों ही एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं। अब आगे बढ़ते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स की तरफ। यहाँ हमें ज्वालामुखी से बने पर्वत दिखते हैं, जैसे अघक्कर, तिबेस्ती और माउंट कैमरून। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे नोट करना चाहिए। इन तीनों में से केवल माउंट कैमरून ही एक सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी है। ये एक छोटा सा फैक्ट है, लेकिन इससे सीधा सवाल बन सकता है। अब बात करते हैं पूर्वी अफ्रीका के विशाल पर्वतों की, जो रिफ्ट वैली के साथ साथ फैले हुए हैं। इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे उत्तर में है रास दाशेन, जो इथियोपिया में है। उसके बाद आता है माउंट केन्या और सबसे आखिर में दक्षिण में है माउंट किलिमंजारो, जो तंजानिया में है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है और एक विलुप्त ज्वालामुखी है। इस क्रम को जरूर याद रखें।
अब हम महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिणी सिरे पर पहुंचते हैं, जहां ड्रेकन्सबर्ग पर्वत हैं। ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक पुराने अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट का मतलब है कि ये बहुत पुराने हैं और अब घिस चुके हैं। इसको समझने के लिए भारत का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे भारत में अरावली रेंज है, यह तुलना कॉन्सेप्ट को याद रखने में मदद करती है। पर्वतों के बाद अब हमारा अगला टॉपिक है अफ्रीकी घास के मैदान, और इनको समझने के लिए हम एक बहुत ही सरल तर्क का इस्तेमाल करेंगे, जिसे कहते हैं लॉजिक ऑफ लैटिट्यूड, यानी अक्षांश का तर्क। ये एक बहुत ही फंडामेंटल नियम है, इसे ध्यान से समझना है। किसी भी घास के मैदान का प्रकार उसके अक्षांश पर निर्भर करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का क्षेत्र ट्रॉपिकल कहलाता है, यानी उष्णकटिबंधीय। ये गर्म इलाका होता है और यहाँ सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। ट्रॉपिक्स के बाहर का क्षेत्र टेम्परेट यानी समशीतोष्ण होता है। ये हल्का ठंडा होता है और यहाँ वेल्ड्स पाए जाते हैं। इस एक नियम से कई सवाल हल हो सकते हैं। तो चलिए पहले सवाना को समझते हैं। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। इनकी पहचान है लंबी घास और बीच बीच में बिखरे हुए पेड़। इस तरह के लैंडस्केप को पार्कलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। ये नाम एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड है। सवाना की लोकेशन सुडान बेल्ट में है और यहाँ की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है। अब सवाना के ठीक विपरीत वेल्ड्स को देखते हैं। ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, यानी समशीतोष्ण घास के मैदान। इनकी लोकेशन दक्षिण अफ्रीका है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दक्षिण में। क्योंकि ये टेम्परेट हैं, इनकी जलवायु हल्की होती है। अगर हम दुनिया के नक्शे पर देखें तो वेल्ड्स अर्जेंटीना के पंपास के समान हैं। दोनों ही टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। अब हम अपने इस सेशन के तीसरे और अंतिम हिस्से पर आते हैं, अफ्रीका के विशाल रेगिस्तान। ये वो जगह हैं जहां प्रकृति की चरम सीमाओं का अनुभव होता है। सहारा रेगिस्तान का मतलब सिर्फ रेत नहीं है, इसके 3 अलग अलग हिस्से हैं। स्टेप 1 अर्ग, यह रेतीला रेगिस्तान है। स्टेप 2 हमादा, यह पत्थरीला और चट्टानी रेगिस्तान है। और स्टेप 3 सहेल, यह रेगिस्तान और सवाना के बीच का एक ट्रांजिशन जोन है। ये तीनों कीवर्ड्स एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अब पूर्वी रेगिस्तानों को देखें। यहाँ नील नदी एक प्राकृतिक विभाजक का काम करती है। नील नदी के पश्चिम में लीबियाई रेगिस्तान है और पूर्व में न्यूबियन रेगिस्तान। लीबियाई रेगिस्तान की एक खास बात है कि इसकी सतह कंकड़ पत्थर वाली है, जिसे सेरिर कहते हैं। ये एक स्पेसिफिक टर्म है, इसे याद रखना चाहिए। दक्षिणी अफ्रीका में 2 प्रमुख रेगिस्तान हैं। पहला है नामीब रेगिस्तान, जो तट के किनारे है, यानी एक कोस्टल डेजर्ट है। और दूसरा है कालाहारी रेगिस्तान, जो अंदर की तरफ है। कालाहारी रेगिस्तान सैन लोगों यानी बुशमैन जनजाति का घर है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि समुद्र के ठीक बगल में एक रेगिस्तान कैसे बन सकता है। चलिए इसका जवाब जानते हैं। अब हम क्या और कहाँ से आगे बढ़कर क्यों को समझेंगे। हम उस वैज्ञानिक प्रक्रिया को देखेंगे जिससे तटीय रेगिस्तानों का निर्माण होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है। शुष्कता का यह तंत्र एक सीधी साधी कारण और प्रभाव की चेन है। स्टेप बाय स्टेप इसे समझते हैं। नंबर 1 समुद्र का ठंडा पानी। नंबर 2 ठंडे पानी की वजह से वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन कम होता है। नंबर 3 जब इवेपोरेशन कम होगा तो बादल नहीं बनेंगे। और नंबर 4 जब बादल नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, जिससे शुष्कता यानी एरिडिटी आ जाती है। ये एक बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को कुछ उदाहरणों से पक्का करते हैं। नामीबिया रेगिस्तान बनता है बेंगुएला ठंडी धारा की वजह से, जो अटलांटिक महासागर में है। सहारा रेगिस्तान के बनने में कैनरी ठंडी धारा का हाथ है, ये भी अटलांटिक महासागर में है। एक और उदाहरण है अटाकामा रेगिस्तान, जो हम्बोल्ट ठंडी धारा के कारण बनता है। ये पैटर्न एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक क्विक रिवीजन चीट शीट के जरिए समराइज करते हैं, ताकि एग्जाम के लिए मुख्य बातें याद रहें। चलिए सीखी हुई नॉलेज को एक प्रश्न पर अप्लाई करके देखते हैं। ऑड वन आउट का तर्क समझें। अगर हम वनस्पति यानी वेजिटेशन के आधार पर देखें तो वेल्ड्स अलग है, क्योंकि ये टेम्परेट है, जबकि बाकी ट्रॉपिकल हैं। और अगर हम महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट के आधार पर देखें तो सवाना अलग है, क्योंकि ये अफ्रीका में है, जबकि बाकी दक्षिण अमेरिका में है। ऐसे सवाल असली समझ को परखते हैं।
और अंत में ये मास्टर मैप सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ दिखाता है। यहाँ भूरे त्रिकोण पर्वत हैं, हरा रंग घास के मैदानों को, पीला रंग रेगिस्तानों को और नीले तीर ठंडी धाराओं को दिखा रहे हैं। ये एक ही तस्वीर में पूरे अफ्रीका की फिजिकल कहानी को बयां करता है। चलिए एक फाइनल तेज पुनरीक्षण करते हैं। MAT का मतलब है एटलस पर्वत। किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जो तंजानिया में है। बेंगवेला धारा नामीब रेगिस्तान बनाती है। बुशमन जनजाति कालाहारी रेगिस्तान में रहती है और वेल्स एक टेम्परेट यानी समशीतोष्ण घास का मैदान है। ये पॉइंट्स बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए। जाते जाते एक सवाल जिस पर जरूर सोचिएगा, शुष्कता के इसी तंत्र को ध्यान में रखते हुए क्या किसी और महाद्वीप पर एक और बड़े तटीय रेगिस्तान का नाम बताया जा सकता है? ये सवाल नॉलेज को ग्लोबल मैप पर अप्लाई करने में मदद करेगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो और आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। नमस्कार। अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप और खास तौर पर उसका सेंट्रल और वेस्टर्न हिस्सा कई लोगों के लिए एक बड़ी पहेली जैसा होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। तो आज हम इसी पहेली को मिलकर सुलझाने वाले हैं। हम कुछ बहुत ही पावरफुल मेमोनिक्स यानी याद रखने के तरीकों का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये कॉम्प्लेक्स हिस्सा आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए। देखिए, ये जो रीजन है, यहाँ देशों का एक बहुत ही घना क्लस्टर है। इसको देखकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है इसे 100% रिटेन करना, पूरी तरह से याद करना। और इसके लिए हम रटने वाला पुराना तरीका नहीं अपनाएंगे, बल्कि एक स्मार्ट निमोनिक बेस्ड अप्रोच फॉलो करेंगे। तो आज का हमारा मिशन क्या है? इस कॉम्प्लेक्स क्लस्टर को पूरी तरह से मास्टर करना। और हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम 3 मेन ग्रुप्स पर फोकस करेंगे। साउथ वेस्ट में बैन, सेंट्रल में सी ग्रुप और वेस्ट में GTB। चलिए इस प्लान को फॉलो करते हुए एक एक करके इसे सिंपल बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी फाउंडेशन से, साउथ वेस्ट से। इस एरिया को हम अपना पहला एंकर पॉइंट मानेंगे और इसका नाम है बैन। यहाँ से शुरू करने पर हमें पूरे मैप पर एक मजबूत पकड़ बनाने में मदद मिलेगी। तो ये बैन ट्रायंगल आखिर है क्या? देखिए ये बहुत सिंपल है। ये बस 2 देश हैं जो एक दूसरे के ऊपर एक स्टैक में रखे हैं और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ए से एंगोला ऊपर है और एन से नमीबिया नीचे। एंगोला की कैपिटल है लुआंडा और नमीबिया की कैपिटल है विंडहुक। इसको याद रखने के लिए एक छोटी सी हिंट है, कोस्टल लोकेशन की वजह से इसे विंडी कॉर्नर की तरह याद रख सकते हैं। चलिए अब हम इस रीजन के बिल्कुल सेंटर में आते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल स्पाइन या सी क्लस्टर। ये ग्रुप इस पूरे मैप को समझने की रीढ़ की हड्डी है, तो इस पर खास ध्यान देना है। अच्छा, सी क्लस्टर में सबसे ऊपर है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, शॉर्ट में कार। अब इसको विजुलाइज कीजिए। सोचिए कि एक कार अफ्रीका के बिल्कुल सेंटर में 2 कॉन्गोज के ऊपर से ड्राइव कर रही है और इन 2 कॉन्गोज में फर्क करना भी बहुत आसान है। बड़ा नाम बड़ा देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी DRC और छोटा नाम छोटा देश रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये डिफरेंस याद रखना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, सी क्लस्टर को कंप्लीट करने के लिए अब हम इसमें चैड और कैमरून को जोड़ते हैं। चैड को आप कार के ऊपर रखी एक टॉप हैट की तरह सोच सकते हैं और कैमरून को दोनों कॉन्गोज के साइड में एक बैकपैक की तरह। अभी के लिए बस इनकी लोकेशन पर फोकस कीजिए, कैपिटल्स हम बाद में देखेंगे। ये स्ट्रक्चरल समझ आपको एग्जाम में बहुत मदद करेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वेस्ट अफ्रीका के थोड़े कॉम्प्लेक्स एरिया की तरफ। यहाँ हम एन डिलेमा यानी एन नाम वाले देशों के कन्फ्यूजन से शुरू करेंगे और फिर कोस्ट्स की तरफ जाएंगे। यह हिस्सा थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, इसलिए पूरा ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स को सबसे कॉमन कन्फ्यूजन होती है नाइजर और नाइजीरिया के बीच। चलिए आज इसको हमेशा के लिए सॉल्व कर देते हैं। नाइजर एक लैंडलॉक्ड देश है, मतलब चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ। इसकी कैपिटल है नियामे, जिसे आप नियम वर्ड से जोड़कर याद रख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नाइजीरिया के पास एक बहुत ही खूबसूरत कोस्ट लाइन है। इसकी कैपिटल है अबूजा और इसे याद रखने की ट्रिक बस इतना सोचिए, नाइजीरिया में रिया को कोस्ट पसंद है, रिया नाइजीरिया। तो एक बार फिर से इसको बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में है नाइजर जो कि लैंडलॉक्ड है और कैपिटल है नियामे, और राइट साइड में है नाइजीरिया जिसके पास कोस्टल एक्सेस है और कैपिटल है अबूजा। ये सिंपल कंपैरिजन आपकी मेमोरी में इसे लॉक कर देगा।
अब आते हैं एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक पर, एक ऐसा टॉपिक जहां से एग्जाम में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ये है हिस्टोरिकल कोस्ट्स। खास तौर पर मैच द कॉलम वाले सवालों के लिए ये एक फेवरेट टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा कि ये कोस्ट्स वेस्ट से ईस्ट की तरफ एक खास सीक्वेंस में है। ये एक एग्जाम अलर्ट है। इन हिस्टोरिकल कोस्ट्स का वेस्ट टू ईस्ट का जो सीक्वेंस है उसे याद रखना बेहद जरूरी है। तो क्रम क्या है? सबसे पहले ग्रेन कोस्ट, दूसरा आइवरी कोस्ट, तीसरा गोल्ड कोस्ट जो आज का घाना है, और चौथा स्लेव कोस्ट। इस सीक्वेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसे अच्छे से याद रखिए। चलिए अब दो देशों को उनके शेप से पहचानते हैं। माली का शेप देखिए, ये रफली एक एम लेटर जैसा दिखता है। इसकी कैपिटल है बमाको। और फिर आता है बुर्किना फासो। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि ये अपने पड़ोसियों के बीच में धंसा हुआ है, यानी बरोड है, जो इसे एक लैंडलॉक देश भी बनाता है। और आखिर में हम पहुंचते हैं सबसे वेस्टर्न किनारे पर। यहाँ जो मेन पेयर है वो है सेनेगल और गैम्बिया का। सेनेगल को एक रैपर की तरह सोचिए जो गैम्बिया को लगभग पूरी तरह से लपेटे हुए है, और गैम्बिया अंदर एक पतली सी स्ट्रिप जैसा है। इनके ठीक साउथ में आपको गिनी और गिनी बिसाओ मिलेंगे। अभी के लिए बस इस नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट को याद रखिए। तो हमने सारे मेजर ग्रुप्स को कवर कर लिया है, और अब समय है अपने नॉलेज को टेस्ट करने का। ये सिर्फ एक रिवीजन नहीं है, ये एक चैलेंज है, ये देखने के लिए कि हमने कितना सीखा है। ये है द रैंकर्स चैलेंज। मेरी सलाह है कि आप यहाँ पर इस सेशन को पॉज करें और इन 8 नंबर्ड कंट्रीज के नाम याद करने की कोशिश करें। अपनी मेमोरी को टेस्ट करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। जब आप तैयार हों तो प्ले करके आगे बढ़ें। चलिए अब आंसर्स को रिव्यू करते हैं। नंबर 1 है एंगोला, बैंड स्टैक का टॉप। नंबर 2 है नमीबिया, बैंड का विंडी बॉटम। नंबर 3 DRC, बड़ा सी मतलब बड़ा देश। नंबर 4 CAR, सेंटर में ड्राइव करती हुई कार। नंबर 5 है नाइजर, लैंडलॉक्ड वाला। नंबर 6 है नाइजीरिया, जहां रिया को कोस्ट पसंद है। नंबर 7 है घाना, जो कि हिस्टोरिकल गोल्ड कोस्ट है। और नंबर 8 माली, एम शेप वाला। अगर आपने ज्यादातर सही जवाब दिए तो बहुत बढ़िया। तो मिशन अकम्प्लिश्ड। सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप अब आपके दिमाग में लॉक हो चुका है। इसको और पक्का करने के लिए ब्लैंक मैप्स पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। हमारी अगली क्लास फिजिकल ज्योग्राफी पर होगी। और अब जब आपको पता है कि कौन सा देश कहाँ है, तो रिवर्स, लेक्स और माउंटेन्स के फ्लो को समझना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा हो और आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।